So today I will start my lecture from a numerical question from your book P.S. Grewal, and this question I will explain today. This is the numerical question. Pass the necessary journal entry from the following transaction. ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो 1 अप्रैल 2020 की है. तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट. बैंक में करंट अकाउंट खोलने के लिए हमने पैसा जमा करवाया. चाहे कोई भी अकाउंट खोलना हो, अगर आप पैसा जमा करवा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? पहली चीज़ तो ये है कि करंट अकाउंट से मीन्स आप चाहे सेविंग अकाउंट खुलवाइए चाहे पर करंट अकाउंट खुलवाइए, आपको पैसा डिपॉजिट करना ही पड़ेगा. कहाँ पे? बैंक पे. तो यहाँ पे करंट अकाउंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्या एंट्री करनी, क्योंकि बैंक के पास पैसा जा रहा है और हमारे पास से कैश जा रहा है. तो आपको एंट्री क्या करनी है 1 अप्रैल 2020 की. आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है? 1 अप्रैल 2020. ठीक है, आपको एंट्री करनी है यहाँ पे. बैंक अकाउंट को कर देना है डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, कितनी अमाउंट से कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 10,000. क्लियर? बीइंग एडिशन क्या होगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड. ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक टू ओपन करंट अकाउंट. ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी. चलिए सेकंड एंट्री पे चलते हैं. सेकंड एंट्री है विड्रॉ फ्रॉम बैंक. विड्रॉ का मीनिंग है विड्रॉ करना, पैसा निकालना. कहाँ से निकालना? बैंक से. तो जब भी हम पैसा बैंक से निकालते हैं तो पैसा किसके पास आता है? हमारे पास आता है. और कहाँ से आता है? बैंक से. तो जो चीज़ आ रही है उसको कर दो डेबिट. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है. तो आपको क्या कर देना है? कैश को डेबिट कर देना है. लेकिन कहाँ से आ रहा है? बैंक से. ठीक है, तो आपको क्या करना है? कैश अकाउंट को डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, कितनी अमाउंट से हो रही है? आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है अमाउंट 5,000. तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 5,000. बीइंग नरेशन क्या होगी? बीइंग कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक. ठीक है, कैश कहाँ से निकाला गया? बैंक से. अगली एंट्री पे चलते हैं. क्या एंट्री हमारी? रिसीव अ चेक फ्रॉम रमेश टू हुम गुड्स वर सोल्ड 12,000 लास्ट ईयर अलाउड हिम 1% डिस्काउंट ऑन पेमेंट. एक चेक रिसीव हुआ है किससे? रमेश से, जिसे हमने गुड्स सेल करी थी. ठीक है, पिछले साल. और उसको हमने 1% डिस्काउंट दिया है जब उसने हमें पेमेंट करी. तो यहाँ पे सेल की एंट्री नहीं है, यहाँ पे अमाउंट रिसीव होने की एंट्री है. सेल तो ऑलरेडी हम पिछले साल कर चुके हैं, उसकी अमाउंट रिसीव हुई है. तो आपको यहाँ पे बैंक को करना है डेबिट और किसको क्रेडिट करना है? रमेश को. ठीक है, क्योंकि हम उसे डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा? डेबिट. तो एंट्री करते हैं. एंट्री है यहाँ पे 5 अप्रैल. पहले आपको डेट डालनी है. ठीक है, क्या है हमारे पास आ रहा है? तो क्योंकि चेक डिपॉजिट नहीं हुआ है तो आपको एंट्री करनी है चेक इन हैंड. ठीक है, को करना है डेबिट टू अकाउंट को करना है डेबिट टू. डिस्काउंट भी दे रहे हैं हम, इसको भी डेबिट कर दो टू. किससे आ रहा है चेक? रमेश से. ठीक है, तो रमेश टोटल कितने का चेक दे रहा था? 12,000 का. हमने उसे कितना डिस्काउंट दिया है? 1%. तो 12,000 पे अगर मैं 1% कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 120 आएगा, है ना. जिनको नहीं समझ में आ रहा है मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे 12,000 का चेक दिया रमेश ने. ठीक है, सॉरी 12,000 का उसने एक चेक दिया. ठीक है, और हमने उसे 1% डिस्काउंट दे दिया. तो 120 क्या हो जाएगा? डिस्काउंट जो जा रहा है. हम अगर पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या है? वो लॉस है ना, हम उसे दे रहे हैं. तो 12,000 का चेक था, उसमें से हमने 120 डिस्काउंट दे दिया. कितना बचा हमारे पास? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही लिखना है 11,000
80 और 120 हमने डिस्काउंट। तो एंट्री समझते हैं, एक चेक आया तो किस लिए हमने चेक को कर दिया डेबिट, जो चीज़ आ रही से कर दो डेबिट। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। इसका रूल क्या है, डिस्काउंट, क्योंकि हम पे कर रहे हैं इसलिए डिस्काउंट अलाउड है, आप पे कर रहे हैं तो इसलिए डेबिट किया, एक एक्सपेंस है। टू चेक किससे आ रहा है, गिवर कौन है यहाँ पे, रमेश, इस वजह से हमने रमेश को क्या कर दिया है, क्रेडिट। तो यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड ही गेट 1% डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गई एंट्री। अब चलते हैं अगली एंट्री पे। अगली एंट्री क्या है, रमेश चेक डिपॉजिट। अब यहाँ पे 7 तारीख को देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए आप, अगर कोई चेक रिसीव होता है किसी पर्सन से और अगर उसके डिपॉजिट होने की एंट्री आगे है तो आपको उस दिन यहाँ पे लिखना है चेक इन हैंड। मैंने चेक इन हैंड क्यों लिखा था, क्योंकि इसके आगे एक नेक्स्ट एंट्री थी, रमेश का चेक डिपॉजिट किया गया है 7 तारीख को। अगर वो 7 तारीख को डिपॉजिट ना किया गया होता तब हम क्या करते हैं, एंट्री, हम बैंक की एंट्री करते हैं और यहाँ पे चेक इन हैंड लिखते, क्योंकि ये अगली तारीख को डिपॉजिट हुआ इसलिए हम पहली एंट्री में से चेक इन हैंड मान रहे थे। अब क्योंकि 7 अप्रैल को ये डिपॉजिट हुआ है तो आपको यहाँ पे क्या करनी है, बैंक अकाउंट को क्या करना है, डेबिट टू क्या जा रहा है, चेक इन हैंड। मैंने आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स बताई थी, अगर सभी बच्चों को याद है वो एंट्रीज। अब चेक जा रहा है, कितने का चेक था उसका, चेक तो हमारा 12,000 का ही है ना, उसने 12,000 लिखा हुआ है, भले ही हमने उसे डिस्काउंट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कितना है, जो आपका यहाँ पे चेक था बाय मिस्टेक मैंने यहाँ 12,000 लिख लिया है, आपको क्या लिखना है चेक, क्योंकि हमारा था 11,880 का, तो आपको यहाँ पे वही मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे चेक तो उसने सिर्फ 11,880 का दिया तो हम उसे ही बैंक में भेजेंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, सॉरी 11,880। ठीक है, अब क्योंकि वो ऊपर अबव चेक हम डिपॉजिट करा रहे हैं तो बैंक में जा रहा है, तो बैंक को कर दो डेबिट, रिसीव कर लिया बैंक ने, और क्या जा रहा है, चेक इन हैंड। तो यहाँ पे 11,880 और यहाँ पे भी 11,880। नरेशन क्या होगी, बीइंग रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, रमेश चेक डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। कई बार क्या होता है, किसी पर्सन से अगर फॉर्म कोई चेक रिसीव करती है और उसको चेक रिसीव, जैसे हमने यहाँ पे चेक रिसीव किया, फिर उसको बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा, लेकिन जब हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करने के लिए भेजा तो बैंक वालों ने उसे डिसऑनर कर दिया, मीन्स उसको वापस कर दिया किसी रीजन से। और जब डिसऑनर किया तो चार्जेस भी लिए उन्होंने, कितने चार्जेस लिए, बैंक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिसऑनर हुआ और साथ में उन्होंने 20 रुपीज चार्ज भी लगाया, तो डिसऑनर का मीनिंग ही होता है अगर कोई बैंक किसी रिसीव चेक को, हमारे रिसीव करे हुए चेक को डिसऑनर कर देता है, वापस कर देता है, चेक दोबारा उसी पर्सन के पास चला जाता है जिससे रिसीव हुआ होता है। अब क्योंकि वापस आ गया तो हम फॉर्म भी नहीं रखेगी, वो किसके पास भेज देगी उस चेक को, रमेश के पास। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको एंट्री करनी, क्योंकि उसी पर्सन को हम रिटर्न करना है तो आपको एंट्री करनी है, रमेश को करना है डेबिट। आप अकाउंट वर्ड नहीं यूज करोगे, क्या आ रहा है उसके पास से, क्या जा रहा है उसके पास। लेकिन एक चीज और, बैंक चार्जेस भी है ना, बैंक चार्जेस को भी आपको डेबिट करना है, क्योंकि बैंक चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं, 20 रुपीज बैंक चार्जेस। ठीक है, और चेक कितने का था हमारा, 11,880। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी होगी जो बैंक से आ रही है, रमेश का चेक जा रहा है कितने का, 11,000, साथ में चार्जेस भी उसे पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हो गई 11,900, सॉरी। ठीक है,
रमेश को क्योंकि चेक रिसीव किया, अब जब बैंक में भेजा तो बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया, तो उसी पर्सन को आप जब डिसऑनर होता तो उसी पर्सन को डेबिट करोगे जिससे रिसीव किया। तो रमेश से किया था इतने का चेक, हमने उसको डेबिट कर दिया। साथ में क्योंकि बैंक चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं तो बैंक चार्जेस एक तरीके का लॉस होता है, इस वजह से हमने डेबिट किया है टू इतना, टू बैंक इतना आ गया। ठीक है, बीइंग रमेश चेक dishonored by bank and he bank and 20 rupees बैंक चार्ज। यहाँ जगह नहीं है तो मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, बीइंग रमेश चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक एंड 20 रुपीज़ बैंक चार्ज। तो ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अगली एंट्री देखते हैं पहले। रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 रुपीज 60 फॉर इंटरेस्ट। अब रमेश ने फिर अपने अकाउंट को सेटल किया है, उसी वाले अकाउंट को। ठीक है, अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 एज ए इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। रमेश ने चेक अपना फिर दोबारा सेटल किया है, तो रमेश से चेक आ रहा है हमारे पास बाय इशूइंग ए चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर इंटरेस्ट। तो उसने अब चेक कितने का बनाया है, 20 रुपीज़ तो थे हमारे। कितने का चेक था हमारा, 11,900 का। वैसे तो 12,000 की उसको पे करने थे, तो 20 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा देने पड़े और 60 रुपये हमने उस पर लगाया इंटरेस्ट। अब टोटल उसे हमें पे कितने पड़ेंगे, 12,080। अब यहाँ पे आगे कोई भी एंट्री नहीं है कि उसका चेक डिपॉजिट हुआ है। ठीक है, बैंक में जाके। तो आपको यहाँ पे अब जो अगली एंट्री करनी है उसको आपको चेक इन हैंड नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, यहाँ पे डायरेक्ट बैंक लिखना है। ये वाली एंट्री हमने चेक इन हैंड इस वजह से शो करी थी बिकॉज रमेश का चेक अगले दिन डिपॉजिट हो रहा था। लेकिन अगर डिपॉजिट होने की कोई एंट्री ना हो आगे तो आप उसी दिन उसको क्या मान लेते हो, डिपॉजिट। ठीक है, तो चलिए एंट्री करते हैं। इस दिन डिपॉजिट रिसीव हुआ है, चेक हमें रिसीव हुआ है 20 अप्रैल को। ठीक है, अब चेक रिसीव हुआ है तो क्योंकि डिपॉजिट की एंट्री नहीं है अगले दिन, तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे बैंक अकाउंट को करना है डेबिट। चेक रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है, रमेश से। ठीक है, तो हम टोटल अमाउंट ही यहाँ पे लिख रहे हैं जो कि कितनी हो जाएगी। अब इंटरेस्ट चार्ज किया गया था। ठीक है, रमेश सेटल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, रमेश सेटल हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग 60 फॉर, जिसमें इंटरेस्ट के 60 रुपीज़। तो मैं इंटरेस्ट को अलग कर देती हूँ। इंटरेस्ट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टू इंटरेस्ट। ठीक है, अकाउंट। तो इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, 60, और टोटल चेक कितने का, 12,000 था ना हमारा। टोटल कितना हो गया, 12,080 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, चेक। ठीक है, क्लियर है सबको। चेक रिसीव हुआ है रमेश से क्योंकि उसी दिन अगले दिन डिपॉजिट होने की कोई एंट्री नहीं है, तो आपको एंट्री करनी है बैंक अकाउंट टू रमेश टू इंटरेस्ट अकाउंट। चेक था हमारा 12,080 का, रमेश से 12,020 रुपीज़ लेने थे और हमने चार्ज करें उसे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरीके से प्रॉफिट है, इस वजह से हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर पे करते हैं तो डेबिट करते हैं इंटरेस्ट को, अगर रिसीव करते हैं तो क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो जो भी चीज़ रिसीव हो रही है, क्योंकि चेक रिसीव हो रहा था बैंक को डेबिट करना है। किससे रिसीव है, गिवर कौन है, रमेश। किस वजह से हमने रमेश को किया क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे लिए एक तरीके से इनकम है, तो इस वजह से हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली एंट्री हमारी, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक। अब पहले इसकी नरेशन कर लेते हैं। बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम रमेश इंक्लूडिंग 60 रुपीज एज इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगली एंट्री देखिए, कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा
एक कस्टमर है हमारा जो जिसका नाम राजा, उसने बैंक में डायरेक्टली जाके पैसे जमा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 21 अप्रैल की एंट्री है, बैंक को कर दो डेबिट। ठीक है, किससे आ रहा है पैसा? राजा से। तो आपको बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू राजा। कितना चेक उसने डिपॉजिट किया है? 8,000 का। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे 8,000 की, बीइंग अ चेक, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है इस वजह से हमने बैंक को डेबिट किया। बैंक ले रहा है ना, तो वैसे तो वो कैश, बीइंग कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक बाय कस्टमर राजा। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन बैंक बाय कस्टमर राजा। क्लियर? अगली एंट्री है आपकी, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मेजर लाल एंड सन्स। एक बैंक ड्राफ्ट है, ठीक है, जो इशू किया गया किसके फेवर में? मेजर्स लाल एंड सन्स कंपनी की, उसमें ₹5,000 का बैंक चार्जेस। जब हम बैंक ड्राफ्ट भी अगर आप किसी को इशू करते हो तो बैंक ड्राफ्ट इशू करने के लिए बैंक कुछ चार्जेस लेता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस लिए गए हैं वो कितने लिए गए हैं? 7,000। 5,000 का आपका ड्राफ्ट था और बैंक चार्जेस कितने हो गए? 700। ठीक है, तो जो बैंक सबसे पहले तो रिसीवर कौन है यहाँ पे? मेजर्स। आपकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो है 23 अप्रैल की। तो मेजर्स लाल एंड सन्स, ठीक है, को करना है डेबिट। ठीक है, अब इनको एक ड्राफ्ट दिया गया है, कितने का दिया गया है? 5,000 का। साथ में बैंक चार्जेस भी पे किए गए हैं, डेबिट कर दो। कितने के? 700 के टोटल। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ, कहाँ से जा रहा है बैंक ड्राफ्ट? बैंक से ही जा रहा है ना, तो इस वजह से हम क्या करेंगे? बैंक को करेंगे। कैश तो नहीं जा रहा है, एक ड्राफ्ट जा रहा है, इस वजह से हमने बैंक को किया है क्या? क्रेडिट। ठीक है, बीइंग अ बैंक ड्राफ्ट issued in favor of Measures Lal and Sons and 700 rupees 700 paid as बैंक चार्जेस। ठीक है, क्लियर है सभी को? मेजर्स लाल एंड सन्स को हमने एक ड्राफ्ट भेजा है 5,000 का। जब ड्राफ्ट बनवाते हैं ना तो बैंक कुछ चार्जेस लेता है, तो बैंक ने जो चार्ज लिया है वो 700 का लिया है। ठीक है, तो हमेशा ही बैंक चार्जेस एक तरीके से एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इस वजह से बैंक चार्जेस को क्या किया जाता है? डेबिट। ठीक है, तो मेजर लाल एंड सन्स को करना है 5,000 से, बैंक चार्जेस अकाउंट को करना है टू बैंक अकाउंट विद 5,700। ये टोटल अमाउंट हो गई। ठीक है, अगली ट्रांजेक्शन है आपकी, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज of ₹4,000 due after 1 month, discounted from bank for rupees। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक तरीके का रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो हमने PR बिल रिसीवेबल और बिल पेबल पढ़ा था ना, वो उसी की बात हो रही है यहाँ पे बेसिक टर्म्स में। अब बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ, जिसकी 1 महीने बाद पेमेंट होती थी, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि होता क्या है। जैसे हम फर्म है ना, जो फर्म वो क्रेडिट सेल करती है, उधार में बेचती है, तो उधार में बेचने से उसको लॉस ही होता है। कई बार डेटर जो होता है जिसको भी वो सेल करती है वो पैसा नहीं देता टाइमली। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए फर्म कई बार क्या लिख देती है कि रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख लेती है और वो इशू कर देती है उस पर्सन को जिसको भी वो क्रेडिट सेल कर रही है। ठीक है,
और उसके सिग्नेचर ले लेती है उस रिटर्न डॉक्यूमेंट पे। तो उसमें जो भी टाइम पीरियड होता है, जैसे यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 1 मंथ, ठीक है। 1 मंथ बाद उस पर्सन को पे करना है, ठीक है। तो उसी डेट पे उस पर्सन को पे करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर्म को ज़रूरत होती है जल्दी, जैसे यहाँ पे जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है 4,000 का बेचा उस पर्सन को और उसे बोला गया है कि 1 महीने बाद आप पेमेंट करोगे, लेकिन फॉर्म को ज़रूरत लग गई है, 4,000 की ज़रूरत लग गई है, तो वो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो बैंक से अगर उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा ले तो वो पैसा ले सकती है। और बैंक जब पेमेंट 1 महीने बाद होगी तो जो दूसरा पर्सन है जिसको भी पेमेंट करनी है वो बैंक वालों को पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था जो कि हमने किसी पर्सन को दिया था, लेकिन हमें ज़रूरत लग गई, उसी टाइम हम 1 महीने का वेट नहीं कर पाए, तो हमने क्या किया, उस बिल को बैंक में ले गए और उसे डिस्काउंट करवा लिया। तो जब भी बैंक से कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया जाता है तो बैंक कुछ चार्जेस लेता है, तो उसने मतलब कि 200 क्या एज ए उसका चार्ज काट लिया, ठीक है, डिस्काउंट करवाने का। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी एंट्री करनी है डिस्काउंट करवाने की, बैंक से जब बिल को डिस्काउंट करवाया जाता है। कौन सी डेट को करवाया गया है, 28 अप्रैल को। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 28 अप्रैल। देखिए बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो सबसे पहली चीज बैंक को करना है आपको क्या, डेबिट, और यहाँ पे लिखोगे आप डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब क्या डिस्काउंट करवा रहे हैं हम, बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो बैंक से हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, कितने का था वो, 3800 का, 200 डिस्काउंट की चले, टोटल कितने का बिल था, 4000 का। देखिए अब ध्यान से, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज था 4000 का, डिस्काउंट जब कराया तो 3800 ही पैसा मिला, 200 रुपये उन बैंक वालों ने रख लिए। कुछ तो प्रॉफिट होना चाहिए ना बैंक वालों को। तो अब यही रीजन है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो 3800 डिस्काउंट हो जाएगा आपका 200 और यहाँ पे 2BR विथ 4000। अब यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगी आपकी, बीइंग BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट अ डिस्काउंट ₹200, ठीक है, क्लियर है। जब बैंक से हम कोई भी बिल क्या जा रहा है, बैंक में क्या जा रहा है, इसलिए हमने BR को जो चीज जा रही है उसे कर दो क्रेडिट। किसके पास जा रही है, बैंक वालों के पास। बैंक ने तो रख लिया BR लेकिन डिस्काउंट काट लिया, तो हमारे लिए लॉस है, इस वजह से हम इसको डिस्काउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट। क्लियर है एवरीवन। चलिए अब है हमारे पास बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय। डेबिटेड का मीनिंग ये होता है, जो भी आप लोग जो बैंक में पैसा जमा करवाते हो ना, तो उस पैसे पे बैंक कई बार कुछ चार्जेस कट करता है, डिडक्ट करता है। तो जैसे फर्म के भी कुछ पैसे होते हैं बैंक वालों के पास, ये अकाउंट होते हैं बैंक में, तो कई बार क्या होता है, बैंक उस अकाउंट से किसी ट्रांजेक्शन को करने के किसी भी चार्जेस का कुछ पैसा कट कर लेता है, जिसे बोला जाता है बैंक चार्जेस। क्योंकि बैंक कट कर रहा है तो बैंक चार्जेस को हमेशा ही क्या करना है, डेबिट। और कट कौन कर रहा है, बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखनी है, 30 अप्रैल की एंट्री है, बैंक चार्जेस को करना है डेबिट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। कितने चार्जेस कट करें हैं यहाँ पे देखते हैं हम, 400। तो आपको यहाँ पे अमाउंट क्या लिखनी है, 400, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे आप, 400। बीइंग बैंक डेबिटेड का मीनिंग ये होता है कि बैंक ने माइनस करे आपके अकाउंट से। डेबिटेड का मीनिंग क्या होता है, माइनस करे। अगर क्रेडिट आ गया तो मीन्स बैंक ने प्लस करे। तो अगर क्रेडिट वर्ड है तब आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिट वर्ड होगी। तो बैंक चार्जेस का भी हमेशा ही, पहले एक चीज सुन लो, क्रेडिट वर्ड आएगा नहीं, क्योंकि बैंक चार्जेस हमेशा चार्जेस वर्ड है तो माइनस ही होगा आपके अकाउंट से, ठीक है। बीइंग बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, ठीक है, ये अमाउंट हो गई। अगली ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹7,000 एंड हाफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। अब यहाँ पे गुड्स सेल की गई है 7,000। पहले एंट्री को समझते हैं। सेल की गई है 7,000 की,
कैश में, ठीक है, एंड हाफ पैसा हमने कहाँ डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। तो सेल की एंट्री है ये, यहाँ पे कौन सी डेट की है ये एंट्री, 30 अप्रैल की है। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, सेल की एंट्री है, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट को कर दोगे आप डेबिट टू कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल, क्योंकि एंट्री किस चीज की थी, सेल की एंट्री थी, तो सेल को कर दो आप क्या, क्रेडिट। क्या कर दोगे आप, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखिए टोटल सेल, अब समझते हैं टोटल सेल कितने की हुई थी, 7000 की, ठीक है। 7000 की सेल हुई थी, तो 7000 में से हमने थोड़ा पैसा, आधा पैसा कहाँ जमा करवा दिया, हाफ कहाँ जमा करवा दिया, बैंक में। इसलिए हमने कैश में आपको डाल देने 3500 और 3500 कहाँ डाल देने हैं, बैंक में। 7000 की से हाफ पैसा हमने बैंक में डाल दिया, तो बैंक को कर दो डेबिट टू कैश 3500 टू सेल्स, बीइंग कैश received from sale and half amount deposited in bank। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन रिगार्डिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन, मोस्टली ट्रांजेक्शन इसमें बैंक से रिलेटेड थी। तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, ओके। तो ये था आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और उनके कंसेप्ट और उनके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग बैंक ट्रांजेक्शन। सो आई एम ending this class now. Thank you so much.